Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we'll discuss on a very important topic, Panchayati Raj system, which is also known as self government. Okay, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। ओके, क्योंकि हर एग्जाम में इससे एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, कि पंचायती राज सिस्टम क्या है, इस पर जो है इसके उद्देश्य क्या है और कब लाया गया, कब क्या समितियां बनाएगी, इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग वन बाय वन पहले शुरू करते हैं। पंचायती राज सिस्टम कहा किसको जाता है? पंचायती राज सिस्टम देखने से ही नाम से ही पता चल रहा है कि पंचायती राज सिस्टम यानी राज। याद रखेंगे, पंचायती राज सिस्टम वो संस्था है ओके, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित है। ओके, तीनों इंक्लूड है उसमें। यानी विधायिका मीन्स होता है कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना, ओके, और न्यायपालिका मीन्स कानून के उल्लंघन करने वालों को सजा देना, पनिशमेंट देना, दंड देना। ओके, यानी ये इसके पास तीनों अधिकार है। ये जो है कानून बना भी सकते हैं, कानून को लागू भी कर सकते हैं और जो है कानून के खिलाफ करने वाले या उल्लंघन करने वालों के को सजा भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि राज जो है, राज होने का या राज से संबोधित होने का, किसी भी तंत्र को राज से संबोधित होने का अधिकार तभी हो सकता है जब उसके पास तीन आवश्यक तत्व हो या तीन आवश्यक कहा जा सकता है कि अधिकार हो। ओके, पहला अधिकार टैक्स लगाने का, ओके, कर लगाने का अधिकार, यानी ऐसा तंत्र, ऐसा सरकार जिसके पास कर लगाने का अधिकार होता है। दूसरा जो है योजना को लागू करना, योजना बनाना और योजना का क्रियान्वयन करना। ओके, और तीसरा जो है दल गठित करना, मतलब सुरक्षा दल गठित करना और सुरक्षा दल को अपने अनुसार चलाना। ओके, अगर ये तीनों अधिकार है तो उसे राज से संबोधित किया जा सकता है। तो ये पंचायती राज ऐसी संस्था है जिसको तीनों अधिकार है। ओके, अपने आप में कार्यपालिका, विधायिका जिसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, आप समझ गए कि पंचायती राज सिस्टम का किसको कहा जाता है। और नाम से पता चल रहा है कि सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स खुद, स्थानीय स्वशासन उसको हिंदी में कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस पर मीनिंग पर ध्यान देंगे तो सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद जो है शासन कीजिए। ओके, तो आप जानते हैं कि एमपी और एमएलएस की जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तब जाके वो लोग बन जाते हैं, विधायक बनते हैं, या विधायक या एमपी सांसद बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं या प्रधानमंत्री बन जाते हैं या कोई मंत्री बन जाते हैं। तो मंत्री बनने के बाद अगर आपके इलेक्शन से वो जीतते हैं, अगर आपको एक नाली बनवाना होता है एक घर के पास, या आपको इंदिरा आवास बनाना है, ओके, या किसी भी तरह का जो है डेयरी मिल्क आप डेयरी उद्योग खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आप सरकारी सहायता चाहते हैं, तो सरकारी सहायता आप एक ड्रेन बनवाने के लिए तो आप एमपी या एमएलए से कांटेक्ट नहीं करेंगे। ओके, और वो आसपास में आपको भटकते हुए नजर भी नहीं आएंगे जीतने के बाद। तो सरकार को लगा कि पंचायती राज सिस्टम को अगर हम लागू करेंगे, ओके, तो इससे क्या होगा, हर जनता तक जो है लाभ जो होता है, जनता के अंतिम इकाई तक, ओके, हर जनता को सरकारी लाभ देने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ओके, और इसका मेन पर्पस है, ओके, अगर हम समझें कि पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, जब ग्राम स्तर पर अर्थात ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर यानी प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर शासन व्यवस्था की जाती है तो आप समझ जाएंगे कि वो उसी को कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम। ओके, तो ये एक तरह का एक प्रशासन है, और वो प्रशासन एक सरकार है, और वो सरकार कौन चलाएगी, वो आपके लिए वो आप मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, या आपके विधायक नहीं आएंगे, या आपके एमपी नहीं आएंगे, बल्कि आप खुद चलाएंगे। यानी समाज के जितने लोग होते हैं, ग्रामीण स्तर के लोग होते हैं, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर या जिला स्तर के लोग खुद जो है सरकार चलाएंगे, खुद को अपना शासक समझेंगे। ओके, इसलिए बनाया गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर्पस ही है। देखिए, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य।
इनेबलिंग द पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका उद्देश्य जो है कि इनेबल करना, योग्य बनाना। ओके, इसका उद्देश्य, पंचायती राज सिस्टम का उद्देश्य है कि हर जनता को, हर नागरिक को योग्य बनाना। किसके योग्य बनाना? सत्ता के योग्य बनाना, सत्ता में भागीदारी के योग्य बनाना, यानी सत्ता जो है मिल के चलाएंगे। ओके, किसको किस चीज की जरूरत है, इसको जो है, इसको ग्राम स्तर पर बैठक होती है। ओके, उस पर जो है बताया जाता है और उसके अनुसार उसको लाभ, सरकारी लाभ जो है पहुंचाया जाता है। यानी कहा जा सकता है पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट का उद्देश्य ही है कि सरकार अंतिम इकाई तक, यानी ग्राम के, गांव के हर, या इस भारत के देश के हर वासियों तक कैसे सरकार का लाभ पहुंचे, हर योजना का लाभ कैसे पहुंचे, इसके उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ओके, तो आप समझ रहे हैं। ओके, व्हाट एवर आई एम वांटिंग टू से। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पंचायती राज सिस्टम कहां से शुरुआत हुआ। अगर आप बहुत प्राचीन काल की बात करेंगे, बहुत पहले की बात देखेंगे, ओके, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9वीं शताब्दी में, ओके, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चोल वंश का जो है, चोल वंश का शासन हुआ करता था। तो चोल शासक जितने थे वो भी चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है समय पे होना चाहिए, मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए। वो लोग चाहते थे, उन्होंने कोशिश भी किया पंचायती राज सिस्टम को लागू करने का। ओके, लेकिन उस समय चूंकि हमारा भारत जो है, हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, आजाद नहीं हुआ था। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतिहास पढ़ेंगे तो चोल वंश में यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, यानी 1000 साल पहले के आसपास में अगर देखेंगे तो वहां भी पंचायती राज सिस्टम यानी पंचायती राज व्यवस्था का, स्थानीय स्वशासन का क्या था, स्थानीय स्वशासन का चलन था। ओके, तो जैसे जैसे मध्यकाल आया, मध्यकाल में से होता है जिसमें राजतंत्र आया, मध्यकाल में राजतंत्र आया। और राजतंत्र उसी को कहा जाता है जब कोई सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष को दी जाती है और तो उसको जो है राजतंत्र कहा जाता है, वो उसी को राजा कहा जाता है, वो राजा बन जाता था। ओके, सत्ता एक ही हाथ में दिया जाता था। ओके, और वो राजा बनता था, तो राजा बनने के बाद उनको लगता था, राजतंत्र में राजा बनने के बाद उनको शासक को लगता था कि हम क्यों किसी को अपना अधिकार दें। ओके, इसलिए जो है वहाँ जब मध्यकाल भारत में जो है, हम लोग मध्यकालीन के समय में पंचायती राज सिस्टम को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ओके, तो आप जानते हैं कि अभी हमारा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। ओके, तो जैसे जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र जैसे जैसे घटता गया, खत्म होता गया, ओके, वैसे वैसे लोकप्रियता बढ़ती गई किसका? लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र जैसे जैसे आते गया तो राजतंत्र खत्म हो गया और पंचायती राज सिस्टम के बारे में लोग सोचने लगा। ओके, यानी जनता को, आखिरी जनता तक जो है भागीदारी पहुंचे, सत्ता में भागीदारी पहुंचे या लाभ सरकार का पहुंचे, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा पुरजोर कोशिश करने की कोशिश की। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ओके, लॉर्ड रिपन, आप नाम सुने होंगे आप, आई थिंक यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ लॉर्ड रिपन। ओके, लॉर्ड रिपन एक अंग्रेज थे। ओके, इन्होंने 1882 ईस्वी में, ओके, कब? 1882 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का पुरजोर कोशिश किया। ओके, तो ये लॉर्ड रिपन को पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ कहा जा सकता है, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम। कौन है? तो लॉर्ड रिपन। तो आप याद रखेंगे, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉर्ड रिपन में 1882 ईस्वी में पुरजोर कोशिश किया था किसको लागू करने का? पंचायती राज सिस्टम को। ओके, और कब इसको क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ओके, तो अब जब हमारा आज़ाद हुआ, अंग्रेज 1882 में जो है कोशिश की अंग्रेज लॉर्ड रिपन ने। ओके, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ तो स्थानीय स्वशासन को यानी पंचायती सिस्टम को लागू करना चाहते थे। ओके, जितने भी गांधी विचार के लोग थे, नेता थे, वो चाहते थे कि पंचायती राज सिस्टम हो, लेकिन इसके खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके खिलाफ थे। वो संविधान निर्माता थे। ओके, उनको लगता था कि अभी उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो पहली बार जो है हमारे भारत में, ओके, भारत में राजस्थान के एक जिला है। ओके, राजस्थान एक जिला है। ओके, सॉरी, स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है, राज्य है। तो राजस्थान के नागौर जिला में, ओके, राजस्थान के नागौर जिला में, ओके, नागौर जिला में एक गांव है, उस गांव का नाम है कौंसिया। उसमें जो है 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर, याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। क्या लागू किया गया?
2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम को, पंचायती राज व्यवस्था को। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत में कब लागू किया पंचायती राज सिस्टम, कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिला के कांगसिया गांव में। कौन सा गांव में? कांगसिया गांव में। और उस समय जो तत्कालिक जो है प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेजेंट दैट टाइम, ओके, या प्रेजेंट टाइम, उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही इनको जो है इन्वेंट किया, एक तरह से आविष्कार किया। ओके, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। हम लोग देखते हैं पार्ट वाइज पढ़ते हैं। ओके, इनका प्लानिंग क्या था? प्लानिंग अकॉर्डिंग टू लोकल बॉडीज नीड्स। ओके, यहाँ जो है इसको बनाया गया, पर्पस इसके पीछे था कि प्लानिंग था, एक योजना थी। सरकार चाहते थे कि लोकल बॉडीज जो क्षेत्र के, उस क्षेत्र के, यानी किसी भी गांव के जो लोग हैं, उस गांव के लोग तक का जो लोगों का जो आवश्यकता है, ओके, नीड्स जो है, जरूरत जो है, उसकी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। और स्ट्रेंथन 2.5 लाख, ओके, पंचायत से, उस समय 2,50,000 यानी 2.5 लाख के आसपास जो है पंचायत था, उसको जो है स्ट्रेंथ करने का, यानी उसको पावर देके, सत्ता देके, उसको जो है मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया था। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की, ओके, आर्टिकल 40, ओके, याद रखेंगे, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज निर्देशक तत्व कहा जाता है। टेकन फ्रॉम आयरलैंड, जो आयरलैंड से लिया गया था। ओके, संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब पार्ट 4 देखेंगे, भाग 4 देखेंगे, तो उसमें आपको यह आर्टिकल दिखेगा 40 में नीति निर्देशक तत्व के रूप में इनको दिया गया, जगह दिया गया, यानी पंचायती राज सिस्टम को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जगह दिया गया। कितना में? ओके, डीपीएसपी याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ओके, तो इसको राज्य नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि उसमें जो इसलिए जगह दिया गया क्योंकि अगर सरकार चाहेगी, ओके, तो इलेक्शन करा सकती है, और नहीं चाहेगी, अगर सक्षम नहीं होगी तो वो इलेक्शन नहीं करा सकती है। ओके, ये बाध्यकारी था, नहीं था कि आपको इलेक्शन, यानी आपको चुनाव कराना ही, यानी पंचायती राज सिस्टम यानी सेल्फ गवर्नमेंट को आपको लागू करना ही होगा आपके स्टेट में। ये छोड़ दिया, ओके, राज्य पर छोड़ दिया गया। ओके, इसमें कि आप जो है कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका जो है इसको जो है पंचायती सिस्टम को ला सकते हैं, अपने राज्य में लागू कर सकते हैं या नहीं लागू कर सकते हैं। जब ऐसा नियम लगाया गया तो बहुत सारे राज्यों ने जो है इसका प्रयोग नहीं किया, कुछ राज्यों ने किया। ओके, सबसे पहले किया राजस्थान ने, उसके बाद जो है उसके बाद किया मध्य प्रदेश ने। तो जैसे जैसे आप इतिहास को पढ़ेंगे तो सारा आपको पता चल जाएगा, तो याद रखेंगे। ओके, ये सारा फिगर के जो कहाँ पे दिया गया, कितना आर्टिकल में? 40 में, डीपीएसपी में। ओके, और टेकन कहाँ से लिया गया था? याद रखेंगे, जब संविधान बन रहा था तो संविधान में ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया था। यानी जब आप कोई नियम बनाते हैं तो नियम, जब संविधान हमारा बन रहा था, है ना, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे बनाने के लिए। उसके संविधान का जो अध्यक्ष थे, जो बन रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कौन बना रहे थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कंपनी बना रही थी। ओके, तो उसमें जो है, उसमें ये कहाँ से लाया गया था? उसमें आयरलैंड से लाया गया था आर्टिकल को। ओके, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में देखेंगे तो उसको लाया गया था। तो हम लोग देखते हैं, तो वक्त के साथ साथ जो है कुछ समितियां बनाई गई। ओके, हमने 4 समितियों का नाम लिखा है। बलवंत राय मेहता समिति, नेक्स्ट देखिएगा अशोक मेहता समिति, और थर्ड देखिएगा GV राव समिति, और फोर्थ देखिएगा LM सिंघवी समिति। तो मैंने कुछ मुख्य समितियों का नाम लिया है। ओके, मैंने कुछ मुख्य समितियों का नाम लिखा है कि इनको जो है सरकार ने वक्त के साथ जो है समितियां गठित की गई और उनसे पूछा गया। ओके, उनसे सजेशन मांगा गया, एडवाइस मांगा गया, क्या पंचायती राज सिस्टम को हमारे देश में लागू किया जा सकता है? अगर लागू किया जा सकता है तो उसमें क्या नियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर जो है उनसे क्या मांगी गई? उनसे सलाह मांगी गई। ओके, तो इसमें 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने 6 के रूप में 4 को लेके आया हूं मैं। ओके, तो हम लोग पॉइंट वाइज इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 4 को जो है इंक्लूड किया आपके लिए लाया है। ओके, तो हम लोग पहला देखते हैं, फर्स्ट वन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जो है बलवंत राय मेहता, याद रखेंगे, यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, इनको
अपॉइंटेड कब किया गया, इनको नियुक्त कब किया गया, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी, एक कमेटी बना दी गई कि आप जो है आप अपना रिपोर्ट दीजिए कि किसके बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में आप एडवाइस दीजिए, अपना बताइए, कुछ बताइए इसके बारे में। तो यहाँ पे अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ GOI मैंने लिख दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी 1957, 1957 में, 16 जनवरी 1957 में अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया इस कमेटी को। और इन्होंने तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो लिखेंगे बलवंत राय मेहता, और इसको अपॉइंट कब किया गया था, तो 16 जनवरी 1957 को, याद रखेंगे। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, जब उन्होंने बहुत कार्य किया, उस पर रिसर्च किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा, ओके, सरकार को सौंपा, ओके। कब सौंपा, सरकार ने ही कमेटी गठित की थी, ओके, समितियां बनाई थी, तो 24 नवंबर 1957 को, तो ये फिगर याद रखेंगे 1957, ओके, 1957। नेक्स्ट देखिए, रिकमेंडेड 3 टायर पंचायत, ओके। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में बताया कि हमारा जो पंचायत होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए, 3 लेवल का होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत होगा तो त्रिस्तरीय चुनाव भी होगा। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि 3 टायर पंचायत से त्रिस्तरीय पंचायत का जो है अनुशंसा किसने की, ओके, या वकालत किसने की, तो याद रखेंगे रिकमेंडेड में अनुशंसा करना या वकालत करना, तो याद रखेंगे ये बलवंत राय मेहता समिति, ओके, इन्होंने किया। तो 3 कौन से, एक था विलेज लेवल, दूसरा ब्लॉक लेवल और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल में बताया गया, इनका कहना था, अनुशंसा किया कौन, बलवंत राय मेहता समिति का कहना था कि विलेज लेवल में ग्राम पंचायत होना चाहिए, ओके, जिसमें ग्राम पंचायत में से होता है, ग्राम पंचायत में से उसमें आ जाते हैं जो मुखिया आ जाते हैं, वार्ड आ जाते हैं, ओके। और दूसरा होना चाहिए ब्लॉक लेवल पर आना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे हो गया आपका ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, ओके। और जिला स्तर पर होना चाहिए, ओके, जिला परिषद। ये 3 लेवल बताए थे, त्रिस्तरीय जो है पंचायत के बारे में बताए थे। तो याद रखेंगे विलेज लेवल पर, ग्राम स्तर पर कौन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अशोक मेहता समिति, यानी ये जो है नेक्स्ट कमेटी है। नेक्स्ट कमेटी जब आई, ओके, तो इनको भी इनसे भी सलाह मांगा गया। कब मांगा गया, याद रखेंगे 1957 के बाद, एक ही बार 1977 में, यानी 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स फिर एक कमेटी बनाई गई सरकार के द्वारा, और उनसे फिर सजेशन मांगा गया, सुझाव मांगा गया, ओके। तो देखिए, अशोक मेहता कमेटी चेयरमैन थे अशोक मेहता, याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे अशोक मेहता कमेटी के, तो चेयरमैन अशोक मेहता। नेक्स्ट देखिए, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 1997, तो कब अपॉइंट किया गया, कब नियुक्त किया गया इस कमेटी को, कब गठित किया गया, तो किया गया दिसंबर 1977 में, ओके। और किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन अगस्त 1978, ओके। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा सरकार को, जो है उस पर फिर ऑब्जर्वेशन किया, फिर पता लगा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सुझाव दे रहे थे, ओके, एक तरह का सजेशन दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे सरकार को कि पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए कि नहीं। तो इस पर डिस्कस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया सरकार को अगस्त 1978 को। तो ये फिगर आपको याद रखना होगा कि रिपोर्ट कब सौंपा, तो अगस्त 1978 को। और इसमें जो है 132 रिकमेंडेशंस थे, यानी 132 अनुशंसा किए थे कि ये होना चाहिए, ओके। इसको गिनाया नहीं जा सकता, ओके। आप थोड़ा सा डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो इसको पढ़ लेंगे, इस अशोक मेहता कमेटी को पढ़ लेंगे, ओके, अच्छा से। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी में पूछे जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जीवीके, तो इनका भी था, रिकमेंडेड था, इन्होंने वकालत किया, अनुशंसा सरकार से की कि आप 2 टायर पंचायत से लाएंगे, ओके। 2 टायर यानी 2 स्तरीय पंचायत होना चाहिए, 2 स्तरीय इलेक्शन होना चाहिए, 2 स्तरीय, ओके। तो यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 2 स्तरीय किसने लाया, त्रिस्तरीय किसने लाया। तो 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, और 2 स्तरीय किसने, अशोक मेहता कमेटी ने, ओके। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए 2 स्तरीय बताया कि एक होता है ML, मंडल लेवल पर होना चाहिए, मंडल में से ग्राम पंचायत। इन्होंने जो है ग्राम पंचायत जो था विलेज लेवल पर, ओके, गांव स्तर पर होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए, तो उसका नाम बदल के मंडल लेवल उनका कहना था, मंडल लेवल। और मंडल लेवल यानी ग्राम पंचायत, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर पर जिला परिषद। इन्होंने 20 को हटा दिया, रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, ब्लॉक स्तर पर नहीं होना चाहिए, इनका सुझाव था, ओके। यानी 3 स्तर पर नहीं, 2 स्तर पर होना चाहिए, मंडल स्तर पर यानी ग्राम
पंचायत, ओके, यानी विलेज लेवल पर, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ओके, तो 2 स्तरीय अनुशंसा की सरकार से कि 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जीवी के राव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवी के राव कमेटी अपॉइंटेड बाय पीसी, ओके, पीसी, ओके, इन 1985 में जो है इसको क्या किया गया, इसको 1985 में जीवी के राय कमेटी को अपॉइंट किया गया। ओके, और इसमें जो है रिकमेंडेड इन्होंने क्या दिया, रिकमेंडेड मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस। इन्होंने सुझाव दिया सरकार को कि जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल को जो है आप थोड़ा सा इसको जो है एक प्लानिंग करने का एक जरिया बना दीजिए, एक अच्छा मतलब कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग, ओके, एंड होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस, और हमेशा जो है जल्दी जो है यानी जितना ईएस उसका जो दिया जाएगा हमेशा होना चाहिए, मतलब इलेक्शन होना चाहिए। ओके, यह नहीं कि एक बार कर दिए, एक पंचवर्षीय योजना हो गया, ओके, उसके बाद फिर बीच में हम छोड़ देंगे, ऐसा सुझाव इन्होंने दिया कि ऐसा नहीं करना है, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है 4th वन में देखिएगा एलएम सिंघवी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएम सिंघवी कमेटी। ओके, इन्होंने अपॉइंटेड बाय आरजी राजीव गांधी इन 1986, तो 1986 में राजीव गांधी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था। तो राजीव गांधी आप नाम जानते हैं, तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि एलएम सिंघवी कमेटी को नियुक्ति किस सरकार ने की थी या किसने की थी, तो राजीव गांधी ने की थी। कब की थी, 1986 में। तो डेट्स याद रखेंगे। ओके, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ओके, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद आया आपका जीवी के राव समिति 1985, और लास्ट वन क्या आया, एलएम सिंघवी कमेटी 1986। तो ये आप डेट्स याद रखेंगे। ओके, यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, अब तीनों का जब चारों जब दे चुके, इसको हम आप जो है एक तरह से इसको बना सकते हैं। ओके, आप इसको रख सकते हैं, एक कोड बना सकते हैं, बेग्स, क्या रखेंगे, BAGS याद रखेंगे। बेग्स मतलब हो गया, बी से हो गया बलवंत राय मेहता समिति, और ए से अशोक मेहता समिति, और जी से हो गया आपको जी से क्या हो जाएगा, एलएम सिंघवी कमेटी। ओके, जीवी के राव कमेटी। ओके, और एस से हो जाएगा आपका सिंघवी कमेटी। तो यहाँ से आपको कोड से याद रखेंगे। अगर कभी एग्जाम में होता है आपका सारा कमेटी का नाम दे दिया जाएगा और उसमें जो है आपको क्रोनोलाइज करना होगा, यानी श्रृंखलाबद्ध आपको जो है उसको सजाना पड़ता है। तो यहाँ पे बैग से याद रखेंगे। ओके, तो तीनों को जब ऑब्जर्वेशन किया तो सरकार ने क्या किया, ओके, हम लोग इस पर पढ़ते हैं अब। ओके, तो यहाँ पे शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। इन्होंने एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा कि इनका कहना था कि आप जो है ना पंचायती राज सिस्टम को आप एक संवैधानिक दर्जा दीजिए। क्या दीजिए, एक रिकॉग्निशन दीजिए, एक पहचान दीजिए। ओके, संवैधानिक दर्जा देने का जो है अनुशंसा किसने किया, यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। तो एलएम सिंघवी कमेटी ने किया था। और आज हमारे पूरे भारत में जो पंचायत सिस्टम या पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट का जो स्तरीय है, त्रिस्तरीय है। ओके, और ये संवैधानिक है, रूप दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे किसने वकालत की थी कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तो एलएम सिंघवी कमेटी ने की थी। ओके, और इनका भी कहना था थ्री टायर पंचायत होना चाहिए। इनका भी यही कहना था कि 3 लेवल पर होना चाहिए, एक ब्लॉक लेवल पर, एक विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी ग्राम पंचायत, ओके, और पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। तो इनको जो है उसके बाद इनका कहना था जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट। उनका कहना था, इन्होंने और एक अनुशंसा की थी, वकालत की थी, सरकार से सजेशन दिया था, सुझाव दिया था कि यहाँ पे जुडिशियल ट्रिब्यूलेशंस भी होना चाहिए, यानी न्यायिक जो है न्यायिक वकालत होना चाहिए, अदालत होना चाहिए, अदालत होना चाहिए। ओके, न्यायिक अदालत होना चाहिए। और जितने सारे ट्रिब्यूलेंस हैं, समस्याएं हैं लोगों के, जनता के, ओके, ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, इसको वहीं जो है इसका जो है सॉल्यूशन वहीं पर निदान कर लेना चाहिए, समस्याओं का जो है निदान कर लेना चाहिए। बात पे उसको आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इन्होंने इसकी न्यायिक अदालत की जो है एक अनुशंसा किया। ओके, और दूसरा कहा कि नहीं, आप जो है इसको क्या कीजिए, इसको संवैधानिक दर्जा पहले दीजिए। संवैधानिक दर्जा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा पंचायत मजबूत हो जाएगा। ओके, और तीसरा कहा कि 3 टायर
पंचायत होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए। तो तीनों को याद रखेंगे। किसने ये सरकार को सुझाव दिया? तो एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तब चारों को सुनने के बाद जो है और कुछ 2-3 आए। ओके, 2-3 आए, पंचायत समिति के कमेटी बनाया गया उसके लिए। ओके, तो हम लोग इस पर अब बात करते हैं थर्ड। ओके, इनको सुनने के बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डन इन 1992 अंडर पीएम राव, नरसिम्हा राव। ओके, पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ जब सरकार ने जब चारों का जब लिया, क्या लिया, अनुशंसा लिया। ओके, देखा, कमेटी का रिपोर्ट देखा। तो रिपोर्ट देखने के बाद 73वें संशोधन में, ओके, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ओके, यानी 73वां संशोधन किया सरकार ने। किसमें, संविधान का 73वां संशोधन। और कब किया गया? 1992 में किया गया। और किसके अंतर्गत किया गया? किसने किया? तो पीएम उस समय थे, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, याद रखेंगे। ओके, 73वां संशोधन किया गया और उसी में संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? पंचायती राज सिस्टम को, 73वां संशोधन में। ओके, और कब किया गया था? 1992 को, याद रखेंगे। ओके, और पीएम उस समय कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ये याद रखेंगे। ओके, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 24 अप्रैल 1993। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ओके, संवैधानिक दर्जा दिया गया, स्वीकृत किया गया 24 अप्रैल 1993 को। तो ये याद रखेंगे, ग्रांट कब किया गया था? ओके, तो 24 अप्रैल 1993 को। यही वजह है कि पूरे भारत में, ओके, पूरे भारत में 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से भी जो है पूछा जाता है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ओके, पंचायत डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल। ओके, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहला नेशनल पंचायत दिवस यानी पहला राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2010 में मनाया गया था। ओके, याद रखेंगे, 2010 पहला फर्स्ट नेशनल पंचायत डे। ओके, फर्स्ट नेशनल पंचायत डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2010। ओके, इन इंडिया। ओके, याद रखेंगे। तो 2010 में जो है पहला राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, पंचायत राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और हर साल मनाया जाता है पंचायत दिवस, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, अब ये इसको एक संविधान के रूप में लाया गया। जब संविधान में दर्जा दिया गया 73वें संशोधन में, तो इसमें पार्ट दिखेगा, पार्ट 9 में। ओके, पार्ट 9, ओके, भाग 9, शेड्यूल 11 यानी अनुसूची 11, आर्टिकल 243 से 243O, यानी इसमें 16 आर्टिकल हैं। तो ये याद रखेंगे। ओके, यानी पंचायती राज सिस्टम को दर्जा कब दिया गया, संविधान के कहाँ आपको इसका उल्लेख मिलेगा? तो पार्ट 9 देखेंगे, शेड्यूल 11, आर्टिकल 243 से 243O, इसमें 16 आर्टिकल बनते हैं, एडेड किए गए, जोड़े गए, तो यहाँ उसको जगह दी गई। तो इस फिगर को याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, और क्या दिया गया? 3 टायर पंचायत राज सिस्टम अप्रूव्ड इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 73 संविधान के 73वें संशोधन में। ओके, किसको अप्रूव किया गया, किसको स्वीकृति दी गई? ओके, 3 टायर को दिया गया। ओके, यानी त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए, त्रिस्तरीय चुनाव होना चाहिए। ओके, पंचायत का। ओके, तो क्योंकि आप देख रहे थे बलवंत राय मेहता समिति 3 बताए थे, त्रिस्तरीय होना चाहिए पंचायत, और अशोक मेहता समिति 2 बताए, और फिर जीके भी बताए, 3 ही बताए थे। ओके, और एल.एम. बताए थे त्रिस्तरीय। तो सबको जब उसको पढ़ने के बाद, गहन विचार करने के बाद सरकार ने संविधान में किसको लाया? त्रिस्तरीय को लाया। ओके, सिस्टम को। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा अप्रूव किया गया त्रिस्तरीय, कब, किस संविधान में, संशोधन में? तो 73वां संशोधन, संविधान के 73वां संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया त्रिस्तरीय पंचायत को। ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, याद रखेंगे, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यानी रिजर्वेशन क्या, आरक्षण क्या रखा गया उस समय? ओके, तो फीमेल के लिए रखा गया था 1/3 यानी 1/3। ओके, 1/3 यानी 33%, 33 पॉइंट समथिंग % महिलाएं होना चाहिए। ओके, और मिनिमम कम से कम होना चाहिए, इसको बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं का जो है आरक्षण, रिजर्वेशन 50% किया था। फिर धीरे धीरे जो है और राज्यों ने किया। ओके, तो बिहार पहला राज्य है, इसलिए आप उसको याद रखेंगे। 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य था? जो पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया,
कौन सा राज्य था, वो बिहार था। ओके, तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज, ओके 33% दिया गया, ओके मिनिमम होना चाहिए, संविधान में दिया गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। ओके, क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है उसकी परसेंटेज, यानी महिलाओं का आरक्षण का परसेंटेज बढ़ा सकती है। ओके, ये डिपेंड करता है। ST SC अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन, ST SC के लिए जो है रिजर्वेशन दिया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन दिया गया। ओके, किसके अनुसार, पॉपुलेशन के अनुपात के अनुसार, यानी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार दिया गया। ओके, और इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन आप जो है इसको 2 स्तरीय जो है बताया गया कि 3 स्तरीय होगा। ओके, संवैधानिक दर्जा दिया गया 3 स्तरीय को। ओके, लेकिन बताया गया कि अगर 20 लाख से अगर कम जनसंख्या किसी राज्य का होता है तो वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। ब्लॉक स्तर को बीच को हटाया जा सकता है, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर किया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ से भी, ओके, कि जो संविधान में हमारा जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो किस आधार पर 2 स्तरीय को चुनाव किया जा सकता है, किसी राज्य की अगर जनसंख्या ओके 20 लाख से कम है। तो ऐसा भारत में अभी कोई राज्य नहीं दिख रहा जो 20 लाख से कम है। ओके, तो देखेंगे, हो सकता है कि कभी जब राज्यों का बंटवारा होगा या कटेगा, ओके अलग होगा, तो वहाँ 20 लाख से कम जनसंख्या हो जाएगी, तो वहाँ 2 स्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा, इसलिए उसे लिखा गया। ओके, संविधान में दर्जा दिया गया है, तो याद रखेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पर फिर देखते हैं इलेक्शन कौन कराता है। ओके, आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कराती है किसी भी तरह का। ओके, निर्वाचन आयोग कराती है, अगर MP MLA का होता है, ओके, तो निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है। लेकिन इसका निर्वाचन आयोग जो है इसका चुनाव कौन कराती है, पंचायत राज सिस्टम का, पंचायती राज सिस्टम व्यवस्था का। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखेंगे यहाँ राज्य, स्टेट SEC मैंने लिखा है, इसका मतलब हो गया, और वो EC कहलाता है निर्वाचन आयोग। ओके, यानी MP और MLA का जो निर्वाचन करती है यानी चुनाव कराती है, वो EC कहलाती है, इलेक्शन कमीशन। ओके, चुनाव आयोग। और ये स्टेट आगे EC लगा हुआ है। ओके, SE, ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव, पंचायती राज सिस्टम को, जो पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का चुनाव कराती है। ओके, सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट, और ये कौन सा पंचायती राज सिस्टम कौन सा है, यानी पंचायती राज व्यवस्था क्या का विषय क्या है, का कौन सा विषय में आता है, तो स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। तो यहाँ भी याद रखेंगे राज्य सूची में आता है। ओके, अब टेन्यूर ऑफ पंचायत मेंबर्स, ओके, इसका टेन्यूर क्या होता है। ओके, इसका टेन्यूर में कार्यकाल कितना दिन का होता है, इस पर डिपेंड करता है। ओके, ये मेंबर का जो होता है, इसमें जितने मेंबर बनते हैं, मुखिया बनते हैं या वार्ड समिति बनते हैं, ओके, वार्ड सदस्य बनते हैं या पंचायत समिति बनते हैं या जिला परिषद बनते हैं, तो इसका कार्यकाल कितना साल का होता है। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे 5 ईयर्स। ओके, कितना, 5 ईयर्स। इलेक्शन इन 6 मंथ्स, ओके, इन डिसोल्यूशन, अगर विघटन की स्थिति आ जाती है, अगर कुछ ऐसा घटना घट जाती है, अगर विघटन हो जाता है, ओके, पंचायत पूछा जा सकता है कि कार्यकाल कितना दिन का होता है पंचायत मेंबर्स का, तो 5 साल होता है। और इलेक्शन इन 6 मंथ्स इन डिसोल्यूशन, अगर विघटन हो जाती है पंचायत चुनाव का, ओके, तो 6 महीना के अंदर सरकार को फिर से इलेक्शन कराना है। तो यहाँ से आप यही याद रखेंगे कि पंचायत का कार्यकाल, पंचायत मेंबर का कार्यकाल 6 साल, और विघटन की स्थिति में 6 महीना के अंदर इलेक्शन फिर से चुनाव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिनिमम एज फॉर इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ओके, तो इलेक्शन के लिए मिनिमम एज जो है, पंचायत चुनाव के मेंबर बनना चाहते हैं अगर, ओके, पंचायत मेंबर से बनना चाहते हैं, तो आपको जो है एटलीस्ट 21 साल एज होना चाहिए। जिस दिन आप नॉमिनेशन करा रहे हैं या नामांकन करा रहे हैं, उस दिन 21 साल हो जाना चाहिए। जिस तरह से MP और MLA के लिए 25 साल, और विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल। ओके, तो याद रखेंगे, कभी कभी इसमें 18 साल का ऑप्शन भी लोग जो है चूज कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, 18 साल में जो है आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि 18 साल में आपको संविधान एक अधिकार देती है, मताधिकार, मत देने का अधिकार, यानी यू कैन कास्ट योर वोट इन 18 ईयर्स। 18 साल की उम्र में आप वोट डाल सकते हैं। आप पंचायत व्यवस्था के मेंबर्स नहीं बन सकते, या MP या MLA नहीं बन सकते, या राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। तो याद रखेंगे, 18 साल में आप मतदान देने का अधिकार मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 ईयर, ओके, बाय गवर्नर। ओके, तो हर 5 साल में स्टेट जो है, स्टेट यानी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5 साल में। ओके, हर 5 साल में, तो ये फिगर याद रखेंगे। ओके, हर 5 साल में क्या गठन किया जाता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, और स्टेट फाइनेंस कमीशन कब गठन किया जाता है, तो हर 5 साल में किया जाता है। और इसका गठनकर्ता कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। ओके, उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, वो उनके देख रेख में होता है। और इसका क्या काम है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, कार्य क्या है,
चुनाव होने के बाद, ओके, चुनाव होने के बाद किस पंचायत को कितनी राशि देना है पंचायत के विकास के लिए, उत्थान के लिए, ये डिसाइड करती है स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग। ओके, इसीलिए इसका गठन किया जाता है। जिस तरह आप संविधान के आर्टिकल 280 को जब पढ़ेंगे, 280 को पढ़ेंगे, तो उसमें भी राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि वहाँ नेशनल स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर कह सकते हैं, सेंट्रल स्तर पर जो है एक जो है वहाँ पे राष्ट्रीय फाइनेंस कमीशन का जो है गठन किया जाता है और उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ओके, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किस राज्य को कितना राशि देना है उसके विकास, उस राज्य का विकास के लिए। ओके, तो स्टेट लेवल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन और हर 5 साल में, ओके, राज्यपाल के द्वारा, और सेंट्रल लेवल पर आर्टिकल 280 के तहत, ओके, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है गठन, ओके, नेशनल वित्त आयोग का, नेशनल फाइनेंस कमीशन का। और दोनों का काम क्या है? ओके, दोनों का काम है राष्ट्रपति वाला नेशनल स्तर वाला का काम है कि राज्य के विकास के लिए जो है राशि देना, ओके, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है पंचायत के विकास के लिए राशि देना। ओके, तो यहाँ से आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, देखेंगे ये 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ओके, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? हेड कौन होता है? तो मुखिया होता है, इलेक्टेड बाय डी। ओके, इलेक्टेड जो होता है इसका चुनाव कैसे होता है? डी, यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब यहाँ डी आप सोचते होंगे डायरेक्ट इलेक्शन किसको कहा जाता है? जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है जिसमें जनता जो है, जिसमें पब्लिक, जिसमें वोटर जो है डिसाइड करती है कि मेरा शासक कौन होगा, मेरा रूलर कौन होगा, कौन हम पर शासन करेगा, ये डिसाइड करती है उसके व्यक्तित्व के अनुसार। यानी वोटर जो है जो उस उम्मीदवार का व्यक्तित्व देखती है, उसका पूरा इतिहास देखती है। देखते हैं आप ऐसा समझते हैं, ऐसा जान रहे हैं, ऐसा होता है। ओके, और उसके अनुसार वो डिसाइड करती है, अपने स्वेच्छा अनुसार डिसाइड करती है कि हमारे पंचायत का मुखिया कौन होगा। ओके, तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कहा जाता है, यानी डी होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ओके, क्योंकि इसलिए इसका जो है पंचायती राज सिस्टम लाया ही क्यों गया? क्योंकि एमएलए और एमपी जीतने के बाद जो है अपने क्षेत्र में बहुत कम भ्रमण करते हैं। ओके, जनता का यानी पब्लिक का जो है क्या क्या समस्या है, उसके समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए जो है बहुत कम आते हैं वो लोग। ओके, साल में 1 बार 2 बार आ जाते हैं। ओके, इसलिए जो है पंचायत राज सिस्टम को लाया गया कि यहाँ जो है इसमें क्या होता है कि जो हमेशा ये जो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, मुखिया जो होता है, हमेशा पंचायत में ही रहता है, पंचायत के अंदर रहता है। क्योंकि इसका मुख्यालय भी, अगर हम लोग बात करेंगे मुख्यालय, ओके, मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका पंचायत भवन होता है। ओके, मुखिया का पंचायत भवन। ओके, और इसका पंचायत समिति के प्रमुख का जो है प्रखंड स्तर पर, और चेयरमैन जो होता है जिला परिषद का, इसका जो है जिला स्तर पर होता है। ओके, इसका मुख्यालय होता है जिला परिषद, जिला स्तर पर होता है। तो ये जो है पंचायत, जो हेड ऑफ ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, उसका जो है होता है मुख्यालय जो होता है पंचायत भवन होता है। तो पंचायत भवन यानी पंचायत के आसपास ही उसी पंचायत में रहते हैं। तो इससे जो है ये एक ऐसा सदस्य है, एक ऐसा मेंबर है जिससे जो है जनता डायरेक्टली क्वेश्चन करती है, डायरेक्टली जो है सवाल जवाब जो है पूछती है। ओके, सवाल करती है और जवाब देना पड़ता है मुखिया को। ओके, क्योंकि एमपी और एमएलए को आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तो आएंगे ही नहीं। ओके, वो अपने क्षेत्र में कभी कभी भ्रमण करते हैं और फिर अपना मुख्यालय चले जाते हैं, उनका मुख्यालय अपना जहां होता है। ओके, तो मंत्री बन जाते हैं। ओके, देखते हैं मंत्री बन जाते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ओके, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एमपी एमएलए। ओके, तो इस तरह से जो है वो लोग बहुत कम आते हैं आपके क्षेत्र में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है मुखिया, क्योंकि इनको आमना सामना होकर जनता के हर सवालों का जवाब देना पड़ता है। ओके, और इनका डायरेक्ट जो है किया जाता है, डायरेक्ट रूप से इसका इलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हेड ऑफ पंचायत समिति का हेड कौन होता है? प्रमुख होता है। और प्रमुख जो है, प्रमुख का इलेक्शन कैसे होता है? आईई होता है। आईई मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप सोचते होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है इनका? जैसे आप पंचायत समिति का जो है वोटर जो है पंचायत समिति को चुनती है, और पंचायत डायरेक्ट चुनती है वो प्रत्यक्ष रूप से, और जो है पंचायत समिति जितने सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, वही प्रमुख का चुनाव करते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार, इसलिए अप्रत्यक्ष हो गया। क्योंकि जनता उस समय जो है जनता नहीं चुनती है, पब्लिक नहीं चुनती है, वोटर नहीं चुनता प्रमुख को, बल्कि कौन चुनता है?
कौन चुनता है? पंचायत समिति के सदस्य चुनता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्ड वन। ओके, हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का हेड कौन होता है? जिला परिषद का हेड कौन होता है? चेयरमैन होता है। चेयरमैन यानी अध्यक्ष होता है। ओके, और इसका जो है इसका इलेक्टेड बाई आई, इसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि जिला परिषद जितने मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वही जो है जिला परिषद को चुनते हैं, यानी अप्रत्यक्ष। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इसमें तीनों में से जो है आप जानते हैं इसमें से जो है प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है? तो मुखिया का। ओके, और चेयरमैन और प्रमुख का किस तरह से चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, तो इसमें और 3 पोस्ट हैं। ओके, एक वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य का जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ओके, और जो है और होते हैं पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। ओके, इनका भी प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। लेकिन सरपंच जो है, ओके, सरपंच जो होता है इनका क्या काम है? जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, यानी जो भी अदालत जो होता है, यानी पंचायत स्तर पर ही अदालत एक बनाने का जो है एक सुझाव दिया गया था एलएम सिंघवी के कमेटी के द्वारा। एलएम सिंघवी कमेटी के द्वारा दिया गया था कि आप जो है पंचायत स्तर पर ही एक जो है क्या कीजिए, एक अदालत, न्यायिक अदालत खोलिए। ओके, रहने दीजिए, उस वहाँ से जितना छोटा छोटा समस्या होगा उस समस्याओं को वहाँ सुलझाया जाएगा। ओके, हर बात पे ग्रामीण जो है वहाँ के पंचायत स्तर के लोग यहाँ कहाँ नहीं आएंगे? जिला नहीं आएंगे, यानी कोर्ट नहीं आएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। यानी 10,000 लगभग जो होता है, 10,000 तक के जुर्माना जो होता है, उस फौजदारी जो होता है, उसके उस 10,000 तक के समस्याओं को सुलझाने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। तो यहाँ जुडिशियल, तो पंच और सरपंच याद रखेंगे। ओके, तो इसमें 6 पोस्ट होते हैं एक तरह से, आप याद रखेंगे। ग्राम पंचायत, ओके, ग्राम पंचायत का जो मुखिया हो गया। ओके, एक पंचायत समिति, दूसरा हो गया जिला, तीसरा हो गया जिला परिषद, और चौथा हो गया आपका वार्ड सदस्य, पाँचवा हो गया पंच, और छठा हो गया सरपंच। तो वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने तीनों जो थे, मुखिया और पंचायत समिति और जिला परिषद, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा था। ओके, तो याद रखेंगे इसका जो है मुखिया का मुख्यालय पंचायत भवन, और प्रमुख का मुख्यालय प्रखंड स्तर पर ब्लॉक में, और चेयरमैन का जो है मुख्यालय जिला परिषद में। ओके, जिला स्तर पर जिला परिषद में। ओके, तो इसमें एक और पोस्ट होता है मुखिया, उप मुखिया। ओके, जितने उप मुखिया का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वार्ड का प्रत्यक्ष रूप से, ओके, प्रत्यक्ष जनता वार्ड को चुनती है, लेकिन फिर उप मुखिया का चुनाव होता है तो जितने सारे वार्ड सदस्य होते हैं वो उप मुखिया को डिसाइड जो है चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। और उप मुखिया का क्या काम है? उप मुखिया का काम है मुखिया को हेल्प करना, मुखिया के छुट्टी पर चले जाने पर उनका कार्यभार संभालना। ओके, मिलजुल के काम करना। ओके, जनता के साथ, ओके, मुखिया के साथ। तो यहाँ से जो है इसमें भी प्रमुख में भी उप प्रमुख होता है, और अध्यक्ष में भी उपाध्यक्ष होता है। ओके, तो इसमें जो है आप समझ रहे हैं कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होता है? तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है इस पंचायती राज व्यवस्था में गवर्नमेंट ऑफिसर एक होता है ग्राम पंचायत स्तर पर, कौन होता है? पंचायत सेवक, याद रखेंगे। ओके, ग्राम पंचायत, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा भी गया है कि गवर्नमेंट ऑफिसर इन ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होता है? तो पंचायत सेवक होता है। तो इन तीनों में से ओके सबसे वाइटल रोल जो प्ले करता है वो हेड ऑफ ग्राम पंचायत यानी मुखिया करता है, क्योंकि मुखिया को बहुत सारा काम दिया गया है। इसको रियल जो है सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है मुखिया को, यानी वास्तविक समाज सुधारक कहा जाता है, यानी समाज को सुधारने के लिए ही मुखिया का चुनाव किया जाता है। ओके, हर जितने सारे पंचायत स्तर पर जितने सारे लोग हैं, ओके, जितने सारे गरीब लोग हैं या मतलब जो जिनको आवश्यकताएं हैं, ओके, या सरकार का लाभ लेना चाहते हैं, उस लाभ को उन तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? मुखिया करते हैं। ओके, अगर एमएलए और एमपी से ये सब काम हो जाता ना तो फिर पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया जाता। ओके, तो कहीं ना कहीं आमने सामने होकर अपना विचार विमर्श करते हैं। ओके, इनका काम क्या है? इनका पंचायत जो है इनका काम है, जो मुखिया का काम है आप सोच सकते हैं कि हेड ऑफ ग्राम पंचायत होते हैं यानी प्रधान होते हैं, और इसका काम होता है ग्राम स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन करना। क्या? ग्राम स्तर पर विकास योजना का क्रियान्वयन करना, रणनीति बनाना कि किस तरह से हम अपने पंचायत का विकास कर सकते हैं, किस तरह से अपने पंचायत को आदर्श बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने पंचायत के लोगों को जो आवश्यकता है लोगों की, ओके, उनको सरकार की सारे लाभों को पहुँचाएंगे। ओके, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, इसका जो है इसका
रणनीति तैयार करते हैं। ओके, रणनीति बनाना। ओके, जो है और नेक्स्ट इनका जो है, इनका क्या काम है देखते हैं। हेड ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति का काम है, ओके, पंचायत समिति का काम है ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना, ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर ओके विचार विमर्श करना, और उस जो भी प्रॉब्लम होता है उसको समेकित करना। ओके, और समेकित करके क्या करते हैं, ये कर देते हैं, जितने सारे मतलब विचार विमर्श करते हैं। और विचार विमर्श करने के बाद ओके, ये पंचायत समिति जो कंपाइल होता है, जो दस्तावेज तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जो है यहाँ पे यानी ग्राम पंचायत में किस तरह का काम हो रहा है मुखिया के द्वारा। ओके, क्या क्या काम हो रहा है, कौन सा जो है लाभ लोगों को पहुँचाया जा रहा है, जनता को पहुँचाया जा रहा है, कौन सा लाभ जनता को नहीं पहुँचाया जा रहा है, इसका रिपोर्ट जो है पंचायत समिति जिला जो है जिला स्तर पर यानी जिला परिषद को, चेयरमैन को करते हैं। और चेयरमैन क्या करता है, एक तरह का कह सकते हैं कि ये मेडिएटर का काम करते हैं। कौन, ये मेडिएटर का, पंचायत समिति मेडिएटर का काम करते हैं, यानी प्रमुख जो है बीच बीच में देखते हैं मीटिंग बुलाते हैं। ओके, मुखिया का, वार्ड सदस्य का, उसमें रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। तो ये जो है पंचायत स्तर पर कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन सा काम हो रहा है, जनता को कौन सा लाभ दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसका रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन को दिया जाता है, अध्यक्ष को दिया जाता है। और अध्यक्ष जो है मुखिया के सारे कार्यों को कड़ी नज़र से, नजरें गड़ाए, ओके, गिद्ध की नजरें गड़ाए, उसको उस पर कड़ी नज़र रखते हैं। और एक पर्यवेक्षक के रूप में जो है चेयरमैन काम करते हैं। ओके, पर्यवेक्षक के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं। तो तीनों का कार्य समझ में आ गया। ओके, यानी एक तरह का पंचायत समिति मेडिएटर है, यहाँ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कौन सा काम हो रहा है पंचायत स्तर पर यानी मुखिया के द्वारा, उसको कलेक्ट करना, कंपाइल करना, और कंपाइल करके जिला परिषद को हैंड ओवर कर देना। और जिला परिषद का चेयरमैन जो होता है, इसको जो है इसको दिशा निर्देश देना। ओके, क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो एक रियल हीरो होता है। ओके, उसको विकास करने का एक ट्रू शासक, रूलर कह सकते हैं, एक सच्चा रूलर होता है। और वो किसके साथ मिल के चलना चाहिए, उसको जनता के साथ मिल के चलना चाहिए। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश करना चाहिए पंचायत के, जनता के हर आवश्यकताओं को। इनको 31 कार्य दिया गया है, क्या 31 कार्य दिया गया है। 31 कार्य में बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो है, मतलब बहुत 31 कार्य है, तो 31 कार्य को तो गिनाया नहीं जा सकता। उसमें से इंपॉर्टेंट कार्य को मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्राकृतिक आपदा होती है। ओके, प्राकृतिक आपदा जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ओके, या गर्मी होना, या बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाना, आंधी तूफान चलना, इससे जो भी लोगों को नुकसान होता है, क्षति होता है, उसकी सहायता पहुँचाना किसका काम है, मुखिया का काम है। ओके, ये पहला काम है। दूसरा काम कृषि का विस्तार करना। ओके, अगर आपका कृषि अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है पंचायत स्तर पर, ओके, तो उसके लिए कृषि का विस्तार करने के लिए डोभा का निर्माण करवाना, कुआं का निर्माण करवाना। ओके, सिंचाई के लिए पर्याप्त जो है वाटर सप्लाई का प्रयोग करवाना, व्यवस्था करना, ये मुखिया का काम है। ओके, नेक्स्ट काम है, आप नेक्स्ट वन जो है आप पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। ओके, धार्मिक स्थल, जो पंचायत स्तर पर जितने सारे धार्मिक स्थल है, छात्रावास है, स्कूल कॉलेज है, ओके, उसका देखरेख करना, उसका देखरेख यानी माध्यमिक स्तर तक, ओके, उसका देखरेख करना, उसमें जो भी अगर क्षति पहुंचाता है कोई, उसको जो है उस पर कानून, उसको दंड देना, उस पर जो है कानून लगाना। ओके, ये पनिशमेंट देना, और या उसको साफ़ सफाई के लिए जो है स्कूल कॉलेज या जितने सारे जो है पंचायत स्तर पर जो होते हैं, ओके, भवन होते हैं, यानी धार्मिक स्थल होते हैं, मंदिर मस्जिद का देखरेख करवाना, साफ़ सुथरा करवाना। ओके, ये सब काम है किसका, मुखिया का काम है। ओके, और नेक्स्ट काम है, ओके, नेक्स्ट काम है पुस्तकालय का निर्माण करवाना। ओके, शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था अगर गड़बड़ा गई है अगर उस पंचायत के, तो शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुस्तकालय का निर्माण करवाना। जब लोग पुस्तकालय निर्माण हो जाएगा, लाइब्रेरी का निर्माण होगा, तो लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो शिक्षित जो है पंचायत बनेगा, शिक्षित पंचायत बनेगा तो आदर्श पंचायत बनाया जा सकता है। ओके, तो फिर शिक्षा का प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को एक सही पटरी पर लाना, ये मुखिया का काम है। यानी हर स्कूल में जाके, प्राथमिक स्कूल में जाके, प्राइमरी स्कूल में जाके, मदरसा जो होता है या माध्यमिक स्कूल होता है, उसमें जाके उस पढ़ाई सही तरीके से हो रही है कि नहीं, शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं। ओके, और बच्चों का जो छात्रवृत्ति है या स्कॉलरशिप जो होता है बच्चों को दिया जा रहा है कि नहीं। ओके, कपड़ा दिया जा रहा है कि नहीं, सही समय पर खाना भोजन यानी मिड डे मील दिया जा रहा है कि नहीं, ये सब कौन देखता है, ये सब मुखिया का कार्य है। ओके, और गाँव में आप जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर जन वितरण प्रणाली
प्रणाली जो है का प्रचलन है अभी हमारे जो है देश में। ओके, तो यहाँ भी जन वितरण प्रणाली यानी जिसमें सरकार देती है गेहूँ, चावल, अनाज देती है, आप कह सकते हैं तेल देती है, चीनी देती है, तो इसका सही तरह से जो है वितरण करवाना ये मुखिया का काम है। ओके, सार्वजनिक स्तर पर लाइट का प्रयोग करवाना, लाइट का व्यवस्था करना, ओके, या सार्वजनिक स्तर पर जो है कूड़ादानी का क्या करना, मतलब व्यवस्था करना, ये सब मुखिया का काम है। ओके, नेक्स्ट काम है, आप पॉइंट वाइज गिनते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ओके, तो नेक्स्ट काम है ST SC जो होते हैं, ओके, जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, ओके, कमज़ोर लोगों के लिए जो है आपको क्या करना, उसके लिए एक कार्यक्रम चलाना, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसके विकास के लिए जो है तरह तरह की योजनाओं का लाभ देना, ये सब मुखिया का काम है। ओके, और जितने कमज़ोर लोग होते हैं, ओके, मतलब कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, उसको भी विकास की ओर ले जाना, पटरी पर लाना मुखिया का काम है। ओके, महिला के लिए भी उसको जो है अधिकार दिया गया है। महिला अगर कमज़ोर महिला है, मानसिक रूप से कोई अगर उसको प्रताड़ित कर रहा है, ओके, उसके घर वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उससे उसको निजात दिलाना, उसका जो है उस पर जो है कानूनी कार्रवाई करना, टॉर्चर करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करना, ये सब अधिकार दिया गया है। मानसिक रूप से बच्चे जो है अपंग होते हैं, अशक्त होते हैं, ओके, या महिलाएं होती हैं, या जो कोई भी होता है पंचायत स्तर पर, तो उसको जो है मानसिक रूप से मजबूत करना, ये किसका काम है, मुखिया का काम है। ओके, और अगर कोई लोक अतिक्रमण यानी लोक संपत्ति पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, यानी पंचायत पर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को कोई अगर हक जमा रहा है या उस पर कोई अतिक्रमण, तो किसी के संपत्ति पर अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो उस अतिक्रमण को हटाना मुखिया का काम है। ओके, सड़क का निर्माण करवाना, पुलिया का निर्माण करवाना, ओके, खेलकूद का आयोजन करवाना, ओके, नाली का निर्माण करवाना, वृद्धा पेंशन दिलवाना, ओके, बेरोजगार मजदूर जो है पंचायत के अंदर जो असंगठित है उसको संगठित करना, ओके, उसको रोजगार मुहैया करना, उसको राशि प्रदान करना, ये मुखिया का काम है। तो जितनी सारी योजना है, ओके, जो योजनाएं चल रही है, जो सरकार देती है, उस योजनाओं को जो है पूरी तरह से लागू करना मुखिया का काम है। और इस तरह से सारे लोगों को अगर सारे योजनाओं को अगर लागू कर दिया जाए, सारे कार्यों को अगर मुखिया के द्वारा किया जाए, तो वो पंचायत एक आदर्श पंचायत होगा, और वो मुखिया एक पुरस्कृत करने के लायक होगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ओके, कि मैं जो भी जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उसको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।